हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपना ये चैप्टर नंबर 5 है ना, क्या नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। ये अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें और अंग्रेजी जो मीडियम है वो भी ध्यान दें। समझ में आ रही बात? तो अपन इसमें अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जैसा ये देखो क्या है अपने पास, है ना। समांतर श्रेणी जो इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, एपी। बार बार इसको पूरा इसकी जो फुल फॉर्म है ना, पूरी फुल फॉर्म न लिख के अगर अपन ऐसा बोल देते कि हम एपी पढ़ रहे हैं तो भी वही बात है ना। और हिंदी मीडियम में समांतर श्रेणी बिल्कुल नॉर्मल नाम है। ठीक है, अपन इससे पढ़ सकते हैं। अब पता होना चाहिए समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है। मान लो कोई डिजिट है, पूरी टर्म है ना, 2 4 6 8 एंड टिल द एंड। ठीक है, 2 4 6 8। अब ये जो पूरी टर्म डिजिट की टर्म दे रखी है, इसको अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि इनके बीच का ये मतलब फिक्स डिजिट है। जैसे क्या, जैसे 2 4 6 8 और एक ये डिजिट है। ठीक है, एक ये डिजिट है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। देखो दोनों में तुमको डिफरेंस दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा? देखो 2 4 6 8, तुरंत पता चल जाता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। सेम लग रहा है डिफरेंस। 2 4 6 8 मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा, कितना हुआ, 2। ये इजी है इसलिए अपने को सीधा पता चल गया। देखो इनके बीच का डिफरेंस 1 3 7 11। देखो इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 4 है ना। तो देखो डिफरेंस अलग अलग है इनका, तो मतलब ये एपी क्या है, नॉट इक्वल है ना, एपी नहीं है। देखो एपी होने का क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। पूरी जो टर्म अपने पास है उसके बीच का डिफरेंस यदि सेम है तो वो एपी है। दिस इज कॉल्ड एपी। समझ में आई बात? एपी यही चीज़ है, समझना है खाली अपने को, है ना। मतलब क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ही पता चलेगा भी ये मतलब अब जैसे मान लो कोई संख्या है, ये 2 5 6 9, अगर ऐसा कोई दे देगा तो ये भी थोड़ी है। इसके बीच में 3 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में फिर से 3 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का यही मतलब है कि जो टर्म अपने को दे रही कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया जनरल। अब देखो क्या है, मान लो ये कोई एपी है, 2 4 6 8 10 टिल द एंड नंबर ऑफ। ठीक है, अब अपने को क्या पढ़ना है, जो एपी अपने को दे रखी है, सबसे पहले तो अपने को प्रूव करना है कि ये एपी है या नहीं। समझ में आ रही बात? तो उसको प्रूव करने के लिए अपने पास एक चीज़ है। देखो इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, इन डिजिट के बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? मतलब सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले विशेष ध्यान दें, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, पढ़ोगे तो बिल्कुल आएगा। हिंदी इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसी चीज़ को इंग्लिश में सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, इसको किससे नोट करते हैं? ए से, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको कैपिटल डी से नोटेट करते हैं। ठीक है, दो ही चीज़ें इसमें, एक तो डी है और एक ए। एक इसको कहते हैं फर्स्ट लेटर, प्रथम पद। ठीक है, और जो डी होता है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों और इन सब के बीच का डिफरेंस कितना हो उसको बोलते हैं डी, और इसको बोलते हैं ए। समझ में आई बात? यही समांतर श्रेणी में है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले तो है ही है, वो अपने को निकालना है। देखो फॉर्मूले क्या क्या है बता देता हूँ एक बार तुमको थोड़ा सा, ताकि तुमको ध्यान में आ जाए। क्या? देखो एक तो फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का nवां पद, है ना, मतलब n टर्म ऑफ AP। तो इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि AP की n टर्म निकालो तो उसमें अपने को ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, और एक फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का योगफल, मतलब सम ऑफ AP, सम AP सम ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो इसका क्या फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको क्या लिखेंगे? an। ठीक है भाई, ये n टर्म ऑफ AP और ये सम ऑफ AP है, तो इसलिए Sn और यहाँ पे an लिखा। ठीक है, ये ओनली दो फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, मतलब ये योगफल का सूत्र है और ये समांतर पद के nवां पद का फॉर्मूला ये है, और समांतर पद के योगफल का फॉर्मूला ये है। देखो सब चीज़ दे रखी होगी, एक या तो ये निकालना होगा या फिर इस टर्म में से एक चीज़ निकालनी होगी, या तो हमेशा योगफल निकालना होता है। तो हर चीज़ दे रखी होगी, n दे रखा होगा, a दे रखा होगा और d दे रखा होगा। समझ मेरी बात? और इसमें nवां पद निकालना है तो a दे रखा होगा, n दे रखा होगा और d दे रखा होगा, तो अपने को an फाइंड करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला और जो लास्ट में काम आता है अपने, है ना, जब या क्वेश्चन अगर दे रखा है उसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मतलब प्रथम पद तथा अंतिम पद क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्वेश्चन में सीधा दे रखा होगा कि भाई ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद ये है तथा अंतिम पद ये है। तो समांतर पद के समांतर पद का nवां पद अपने को ज्ञात करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला इसका देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो कितने फॉर्मूले हो गए? देखो 3 फॉर्मूले ही हैं गिनती के। पहला ये,
दूसरा ये, एंड तीसरा ये। गिनती के कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे, और याद करोगे तो ही सवाल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन में दे रखी होगी। जब तक तुमको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा तो तुम क्वेश्चन में उस वैल्यू को पुट ही नहीं कर सकोगे उसकी जगह, और सवाल सोल्व नहीं कर सकोगे। समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा, यदि अपने को ए एन फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है, तो ए दे रखा होगा, एन भी दे रखा होगा और डी भी दे रखा होगा। ठीक है, वो अलग सिचुएशन है तो कुछ नहीं दे रखा हो, फिर वो थोड़ा उसका मेथड अलग बनेगा। बाकी 99% ये चीज़ दे रखी ही होगी। समझ रहे हो बात को? तो सवाल सोल्व करना है, इजीली हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। देखो थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी में। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी को पता लगाने का तरीका, फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पता लगा, मतलब फाइंड आउट करो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। मान लिया पूछ लिया तो समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए? मैंने बताया था कि उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब जो समांतर श्रेणी का पद अपने को दे रखा है उसके बीच का डिफरेंस सेम होगा तो वो है समांतर श्रेणी, नहीं दे रखा है तो नहीं है। ठीक है, मान लो कोई श्रेणी है, मान लो कोई श्रेणी क्या है, मान लो कोई टर्म है ना, जैसे एग्जाम्पल नंबर 0, 2, 4, 6 ठीक है, अपने को पता लगाना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, मतलब एपी है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखो डिफरेंस को नोटेट करते डी से, और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इंग्लिश वालों को पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, समझ जाना है। 8 भाई इसमें ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, और ये यहाँ पे AN हो गया। समझ में आ गई बात? तो D का फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1, हमेशा A2 माइनस A1 होगा, फिर क्या होगा? A3 माइनस A2 हो जाएगा, फिर A4 माइनस A3 होगा। ये फॉर्मूला, मतलब इसमें से ये माइनस होगा, फिर इसमें से ये फिर से माइनस होगा, और इसमें से ये माइनस होगा। ये इसका सीक्वेंस चलता है। समझ में आ रही? तो अपने को पता चल जाएगा अभी ये समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। अगर तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है। तो कैसे? देखो ये फर्स्ट इसको ले रहे हैं, A2 माइनस A1 करो। A2 कितना है? 2, A1 कितना है? 0 इज इक्वल टू 2। फिर A3 माइनस A2 करो, कितना है? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A4 माइनस A3 करो, कितना? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। देखो सेम आया तीनों का D, तीनों का D सेम आया। तो अपने को क्या लिखना है? D इज 2, मतलब ये क्या है? इज AP, है ना, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, ऐसे इस समांतर श्रेणी का अपने को पता लगाना है, और कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। सीधा जो क्वेश्चन में दे रखा है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के इस क्वेश्चन को सोल्व करने और सोल्व कर। देखो जो 5.1 है, मतलब 5.1 पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। चाहे तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो अपन अगली क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कंटिन्यू था। हमने टेंस के अकॉर्डिंग 3 रूल्स पढ़े थे। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हमारा लास्ट जो हमने छोड़ा था वो यही था, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था। हमने उसका एक एग्जाम्पल तो देख लिया था, हम वहीं से उसके सेकंड एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करेंगे।
एग्जाम्पल 2, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। आप लोग मेरे से पहले लिख सकते हैं, द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। इसका हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आप बना सकते हैं इसको, शी सेड दैट, द गर्ल्स had done their work। क्लियर। अब हम हमारा पढ़ते हैं थर्ड रूल। हमने फर्स्ट पढ़ा था, सॉरी फोर्थ हो जाएगा ये हमारा। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, सेकंड पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हमारा है फोर्थ रूल, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, जो इनडायरेक्ट में जब चेंज होगा तब हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, they said the boys have been living in the house for 5 months। ये तो है हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस। अब जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कहाँ चेंज होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। They said that the boys had been living in the house for 5 months। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका।
रवि सेड they have been swimming. Since morning. यस, यहाँ पे थोड़ा स्पेल में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं सेंटेंस रीड करके बता देती हूँ. रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग. अब फिर से वही हम इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं. कहाँ चेंज होगा? सिर्फ हैव बीन में चेंज होगा. रवि सेड दैट दे, क्या हो जाएगा हैव बीन का? हैड बीन swimming since morning. Clear? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, यानी कि हमारा फिफ्थ रूल. फिफ्थ रूल क्या है कि पास्ट इनडेफिनेट हो तो, सॉरी पास्ट सिंपल लिख देती हूँ. पास्ट सिंपल हो तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. ठीक है. अब पास्ट सिंपल में क्या क्या आता है? हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ ध्यान देंगे. वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो उस कंडीशन में अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और अगर डिड नॉट की कंडीशन है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. He said, comma, inverted comma, her mother wrote a letter. इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या लिखा था मैंने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा? ही सेड दैट हर मदर हैड रिटर्न अ लेटर. क्लियर? ये हमारा फिफ्थ रूल था. इसका एक एग्जाम्पल मैंने बाकी रखा है क्योंकि मैं हर वीडियो स्टार्ट प्रीवियस एग्जाम्पल से ही कर रही हूँ कि हम जो प्रीवियस पॉइंट छोड़ते हैं वहीं से हमारा, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको सारा एक बैकअप मिल जाए कि हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं. तो ये हमारा वीडियो मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ. आप इसकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें. थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों, कल पिछली क्लास में हमने वाक्य विचार पर अध्ययन किया था और वाक्य विचार में हमने देखा था कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य किससे बनते हैं,
सबसे पहले वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य आते हैं और वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ जरूर होता है। अब वाक्य विचार में हमने पहले देखा था कि वाक्य 3 प्रकार के क्रिया के आधार पर, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कृतवाच्य में क्या था, मोहन पढ़ता है, उसमें अकर्मक सकर्मक दोनों आ जाएंगे। मोहन पढ़ता है या मोहन पुस्तक पढ़ता है, दोनों चीजें आएगी, दोनों वाक्य, ठीक है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य, अगर भाववाच्य में क्या होता है कि कर्म दिया है तो कर्म का निषेध होता है, क्योंकि हमेशा अकर्मक वाक्य ही होता है भाववाच्य, अकर्मक वाक्य होगा। तो कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या होगा कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, या मोहन पढ़ता है तो होगा मोहन से पढ़ा जाता है। अब पुस्तक आ गया तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक हट जाएगा, कर्म हट जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज वाक्य विचार का भाग 2, जिसमें कौन कौन से वाक्य विचार क्रिया के आधार पर हो गए थे, अर्थ के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अपन यहाँ बात करें तो वाक्य विचार में अपने देखा था पहले तो कृतवाच्य कर्म क्रिया के आधार पर देखा था, है ना, क्रिया के आधार पर बात की थी। उसमें हमने देखा कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहां देखा था जैसे मोहन पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, हमेशा कर्मवाच्य सकर्मक का ही बनता है, अकर्मक का नहीं बनता। यहां पर हम अगर पुस्तक ऐड कर देते हैं, है ना, पुस्तक जोड़ देते हैं शब्द, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन के द्वारा या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये हो गया कृतवाच्य। कृतवाच्य कर्मवाच्य बनाना है तो हमें मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना, इस प्रकार होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कालांश में। अब देखें तो हम मुख्य अपने बिंदु पर आ जाते हैं, जिसमें कौन कौन से वाक्य हैं अर्थ के आधार पर। देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कुल मिलाकर के वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विधानवाचक, जिसमें किसी कार्य के होने का पाया जाता है। जैसे जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है, उसका पाया जाना ही विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, यहां पर काम का होना, क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का काम होता है। मोहन लिखता है, लिखने का काम होता है। तो जहां पर काम होना है तो विधान हो रहा है, कुछ न कुछ काम। मोहन मेरा मित्र है, यहां बात का होना, जैसे मोहन मेरा मित्र है, यहां कोई ना कोई बात क्या है कि मोहन से मित्रता की बात हो रही है, इसलिए मोहन मेरा मित्र है आएगा, है ना। दूसरा वाक्य होता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य उसे कहा जाता है जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वहां निषेधात्मक। यहां काम के न होने का बोध होता है, जैसे कोई निर्देश भी दिया होता है, जैसे सड़क पर मत भागो, यहां पर मत जो शब्द है नहीं के आधार पर है ना, मना करने वाला सूचक शब्द है कि सड़क पर मत भागो, मदन घर पर नहीं है। अब नहीं शब्द से पता चलता है कि यहां पर मदन घर पर नहीं है, निषेध करता है, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तीसरा वाक्य अर्थ के आधार प्रकार देखे हैं तो प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक कहते हैं। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है? सीधी सिंपल बात है, जहां प्रश्न का बोध हो वहां प्रश्नवाचक होगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया होता है,
ठीक है। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, प्रश्न पूछने में अगर वाक्य का प्रयोग किया जाए तो वहां पर आप कहां जा रहे हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तुम क्या खेल रहे हो, मोहन कहां जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न वाले जो हम वाक्य पूछें वहां पर हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, जहां पर प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। चौथा है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में आज्ञा का कोई अनुमति मिलने पर या उपदेश दिया गया हो या विनय का बोध होता है, इन चारों बातों का, आज्ञा हो, कहीं अनुमति हो, कहीं उपदेश हो, कहीं विनय का बोध होता है, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे सभी विद्यार्थी क्रम से खड़े रहो, सभी विद्यार्थी क्रम से खड़े रहो, यहां पर निर्देश दिया गया है, कोई आज्ञा दी गई है कि आप एक कतार में खड़े रहें। महेश घर जा सकते हो, अर्थात महेश के लिए कोई अनुमति है कि आप घर जा सकते हो। तो इस प्रकार के वाक्य जहां आएंगे वहां आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद पांचवा वाक्य आता विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में आपको पता ही है कि विस्मय सूचक शब्द लगता है जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय, इन चार बातों की बात की जाए। एक तो होगा हर्ष होगा, खुशी होगी, शोक दुख होगा, घृणा किससे दूर होने की, भागने की बात है, और विस्मय आश्चर्य होना। तो आदि का भाव प्रकट होता है, वह वाक्य में विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, अर्थात कोई घटना विशेष है जिसमें हमने न सोचा था वह घटना हो जाती है, तो हम ये सोचते अरे यह क्या हो गया। जिस कार्य को हम सही ढंग से करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो हम सोचते हैं कि हम तो इस कार्य को इस तरीके से करना चाहते थे लेकिन यह उल्टे तरीके से हो गया। यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। वह कितना सुंदर है, किसी दृश्य विशेष को देख करके भी हम आगे देखते हैं कि वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट आगे देखें, छठा वाक्य है इच्छा वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं इसे, है ना। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद की बात की जाए, इच्छा कामना का बोध हो, उसे इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। तो अपना आएगा अब 6 नंबर जो इच्छार्थक वाक्य है। इच्छार्थक वाक्य 5 तक देख लिया था, विस्मयादिबोधक वाक्य के बाद इच्छार्थक वाक्य है जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद का, इच्छा का, कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे। अब हम इस वाक्य में देखते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे विचार आ रहे हैं, कोई ना कोई इच्छा हो रही है, कामना हो रही है किसी के प्रति, तो वहां ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार के इन दोनों वाक्यों में देखते हैं तो या तो हमें आशीर्वाद का, इच्छा का, कामना का, किसी के प्रति अच्छी भावना का ही बोध होता है, वह इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अब आगे देखें तो संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए कि हो सकता है अगले माह तक विद्यालय खुल जाए, है ना। ये वाक्य हमें क्या दिखा रहा है कि संदेह है ना। वास्तविकता में कोई फैक्टर नहीं है कि अपन विद्यालय खुल जाए, लेकिन नहीं खुला तो क्या हो सकता है अगले माह तक। तो यहां पर क्या है, संदेहवाचक, शायद वे कल जयपुर जाएं। अगर फिक्स नहीं है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन संदेह है कि इस प्रकार, जैसे शायद आज वर्षा हो, इस प्रकार के वाक्य हो, वहां संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब आता है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य से समझ में आ जाएगा संकेत का बोध हो। जैसे हम पढ़ते हैं संकेतवाचक विशेषण, है ना, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार संकेतार्थक वाक्य आता है जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो, वहां संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो यहां संकेत का बोध है, इसीलिए वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। यदि तुम आओ तो मैं चलो, तो यहां पर क्या है, यदि तुम आओ, पहला वाक्य क्या है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। इस प्रकार के वाक्य हैं। वर्षा न होती फसल सूख जाती, तो वर्षा पर ही फसल टिकी हुई है। इस प्रकार संकेत किस पर है, वर्षा की ओर है। यहां संकेत किस पर है, यदि पर है। इस प्रकार हमारे ये जो वाक्य हैं 1 से 8 तक अर्थ के आधार पर, जिसको हमने देखा कि इससे पहले अर्थ विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, विस्मयादिबोधक,
इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतार्थक, इस प्रकार हमारे ये 8 वाक्य अर्थ के आधार पर समाप्त होते हैं। कल नए वीडियो के साथ रचना के आधार पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन जो चल रहा था, लेसन नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, उसके अंतर्गत अपन कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। और कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? ऑक्सीकरण अपचयन पे, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें कर रहे थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंतर्गत अपन ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, है ना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बातें अपन ने कर ली थी। इनकी रिएक्शंस भी अपन ने पढ़ ली थी। अब इसके आगे की बात करते हैं अपन कि क्या चीज़ बची है। एक तो क्या बताया आपने, हाइड्रोजन के संयोग, और उसके आधार पर हो गया विद्युत धनी तत्वों के संयोग के आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के निष्कासन व संयोग के आधार पर, के आधार पर, इसको क्या बोलेंगे? रिमूवल एंड एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जुड़ने और निकलने के आधार पर कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ता है या निकलता है। पहले अपन निष्कासन की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निष्कासन या विद्युत धनी तत्वों के निष्कासन को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। अपन पहले ऑक्सीकरण, हमेशा ध्यान रखना, अभिक्रिया में अपन ऑक्सीकरण की बात पहले करेंगे ना, ऑक्सीडेशन की बात पहले करेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो ऑक्सीडेशन जब होता है या ऑक्सीकरण जब होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं, या विद्युत धनी तत्वों का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है। कैसे निष्कासन होता है अपन देखते हैं। एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे Ki प्लस Cl2। ठीक है, Ki प्लस Cl2, तो क्या बना? KCl प्लस I2, या I ले लो या I2 ले लो, जो भी ले सकते हो आप, वो निकालना है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? 2 लगा दो या 2 लगा दो। ठीक है, या 2KCl3 ऐसा भी होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड या 2KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये बन गया आपके पोटेशियम क्लोराइड और ये बन गया आयोडीन। ठीक है, इस आयोडीन का निष्कासन क्या कहलाएगा? ये आयोडीन यहाँ क्या है? आयोडीन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, विद्युत धनी तत्व है। कौन? ये आयोडीन। इसने क्या किया? जो पोटेशियम आयोडाइड था आपके, उस पोटेशियम आयोडाइड में से इस पोटेशियम ने आयोडीन को त्याग दिया और ये जाके किससे जुड़ गया? Cl से। अब ये भी ध्यान रखना, ये अभिक्रिया हो सकती है किसी ऋणात्मक वाले में भी काम आए, क्योंकि ये Cl पे क्या लगता है? माइनस लगता है, क्योंकि Cl क्या करता है? इसका कौन सा नंबर है? 17वां क्रमांक है, तो 2, 8, 7 करके एक जोड़ा जाता है इसके अंदर, है ना। अपन ने पढ़ी थी कक्षकों वाला, जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव किस पे आता है, पॉजिटिव किसके आता है ना। इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम जो वो अपन ने सबने पढ़ा था, है ना, कक्षक बना के। तो ये Cl यहाँ जुड़ भी रहा है, तो जुड़ने वाली बात बाद में देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव को निकालना है। देखिए, क्योंकि अपन जो एलिमेंट लिखेंगे उस एलिमेंट में कोई नेगेटिव होगा तो कोई पॉजिटिव भी होगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। ऐसे यूँ नहीं कह सकते यहाँ कि Cl इस पोटेशियम से जुड़ रहा है, तो यहाँ जुड़ने वाली बात भी तो हो रही है। तो ऐसा अपने को नहीं सोचना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में कोई ना कोई चार्ज तो होगा जरूर। क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना है? धनात्मक तत्व को या विद्युत धनी तत्व को हमें त्यागना है, वो बात ही देखनी है, बाकी को नहीं देखना। क्योंकि यहाँ Cl जुड़ रहा है कैसे, तो Cl जुड़ने वाली बात को नहीं देखना, हमें सिर्फ आयोडीन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अलग निकाल दिया। तो आयोडीन का क्या हो गया? यहाँ निष्कासन हो गया। ठीक है, आयोडीन यहाँ निष्कासन हो गया। तो आयोडीन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो Ki का I2 में ऑक्सीकरण क्या लिख सकते हैं?
Ki का I2 में ऑक्सीकरण हो गया है ना, तो आयोडीन बन गया। फिर अब बात करेंगे अपचयन की, ये ऑक्सीकरण हो गया। अब बात करनी है अपने को अपचयन की। अब अपचयन में क्या करेंगे, यहाँ विद्युत धनी तत्व की बात करनी है, ऋणी तत्व कोई नहीं आएगा अभी ना, क्योंकि पॉइंट क्या आपका धनी तत्व वाला है। तो हमने ऑक्सीडेशन के अंदर विद्युत धनी तत्व को निकाल दिया, तो अपचयन में क्या आएगा, रिडक्शन में क्या आएगा, उल्टा। ठीक है, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यहाँ अपन ऑक्सीडेशन में परिभाषा नहीं लिखी, तो आप लिख लेना। क्या लिखोगे, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है ना। क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नॉन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल लिखना है। तो विद्युत धनी तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, रिएक्शन के माध्यम से देख लें अपन कि विद्युत धनी तत्व का जुड़ना कैसे हो रहा है। क्या लिखें, Mg+Cl2। ठीक है, क्या बन गया, MgCl2। ठीक है, किससे जुड़ा, देखो यहाँ ऋण तत्व, मैंने पहले बोला आपको, कंफर्म कर लेना आप, यहाँ Cl को नहीं देखना है, Cl ऋणी तत्व है। ठीक है, मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम Cl से जुड़ रहा है, पॉजिटिव इससे जुड़ रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव होगा दूसरा ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव भी नहीं जुड़ेंगे, दो नेगेटिव भी नहीं जुड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना है ना। हमेशा दो ऑपोजिट सिरे जुड़ते हैं, दो समान सिरे कभी नहीं जुड़ते ना। मैग्नेट वाली बात आपको याद आनी चाहिए ना, चुंबकत्व वाला गुण याद आना चाहिए आपको, मैग्नेटिक पावर का क्या होता है वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको, कि दो मैग्नेटिक, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, दोनों सिरे समान होंगे तो कभी भी नहीं जुड़ेंगे। दोनों सिरे समान होने पर क्या होता है, रिपल्सन होता है, दोनों दूर दूर जाते हैं, है ना। और दोनों साइड्स जो होगी वो ऑपोजिट होगी तो आपस में हमेशा जुड़ जाएगी, है ना। जैसे कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, तो ये वाली बात है। तो MgCl से जुड़ रहा है इसलिए ये चीज़ बन गई MgCl2। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ क्या हो गया, ये धनी तत्व यहाँ जुड़ रहा है, वो लिखा ना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। धनी तत्व को अपन ने इससे जोड़ दिया, ये आपका अपचयन हो गया। तो अपन ने क्या पढ़ा, विद्युत धनी तत्व के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, यही अभिक्रिया अभी और आगे काम आएगी अपने, है ना। मैं यही बता रहा हूँ, मेन चीज़ यही है कि आपको फोकस क्या करना है, यहाँ धन पे फोकस करना है, क्योंकि धनी तत्व इस पे जुड़ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये इससे जुड़ जाएगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। यही अभिक्रिया ऑक्सीकरण में भी काम आएगी। क्यों काम आएगी, कि ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। उल्टा है ना, तो उल्टा कैसे होता है देखते हैं अपन। इसको उतारना है, उतार लीजिए आप फटाफट, है ना, साथ साथ में लिखते भी रहना है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सुनते सुनते ऐसा तो ही नहीं याद हो गया, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन याद तो रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो इसको लिखा हुआ होगा तो अपन वापस देख सकते हैं खोल के, ना। तो अब ऋणी तत्व के आधार पर बात करते हैं। विद्युत ऋणी तत्वों के जुड़ने व विद्युत ऋणी तत्व के जुड़ने व निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण व
अपचयन, विद्युत धनी तत्वों के जुड़ने व निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन, है ना। पहली बात कर देते हैं अपन ऑक्सीकरण की। किसकी बात करें? ऑक्सीकरण की, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण उसमें क्या था? विद्युत धनी तत्वों के निष्कासन के आधार पर। तो उल्टा क्या होता है? जुड़ने के आधार पर ऋण में, तो ऋणी तत्वों के जुड़ने के आधार पर। ऑक्सीकरण की पहले परिभाषा दी है, विद्युत ऋणी तत्वों के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा क्या होगी? ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट known as ऑक्सीडेशन, नॉन एज ऑक्सीडेशन, समझ गए। और इसमें क्या लिख दोगे आप? एडिंग एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट एडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एडिंग एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। हो गया। अब रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन कौन सी लिखते हैं? यही वाली, Mg+Cl2, MgCl2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव उस अपचयन में जुड़ रहता है, कौन से धनी तत्व में। अब इसमें ऋण आयन, ये ऋण बोला है, तो अपन कौन सा जोड़ रहे हैं? देखो, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये नेगेटिव है, देखो Cl नेगेटिव होता है ना, क्योंकि कौन से क्रमांक पे? 17वें नंबर पे। भरो इसमें 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 2 8 10 और 7 17 हो गए 17वें नंबर पे। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो लेता है उस पर ऋणावेश आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इस पर नेगेटिव का चार्ज है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो अपन नेगेटिव को यहाँ जोड़ रहे हैं मैग्नीशियम से। उस वाले में क्या किया था? मैग्नीशियम को जोड़ा था नेगेटिव से, ठीक है ना। तो यहाँ नेगेटिव को जोड़ रहे हैं पॉजिटिव से, तो अपन यही बात लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात, है ना। उतारते रहो साथ साथ में। ये तो क्या? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की बात कर लें अपन। ठीक है, रिडक्शन की बात कर लें। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ, रिमूवल, या पहले हिंदी में लिख दो, पहले हिंदी में लिख देता है फिर इंग्लिश में लिखते हैं ना। नहीं तो क्या ऊपर ऐसा लिखा है तो क्या लिखे हैं? अपचयन। अपचयन में क्या लिखेंगे? विद्युत ऋणी तत्वों का, विद्युत ऋणी तत्वों का, ठीक है, का निष्कासन अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। विद्युत ऋणों के नहीं होता है, विद्युत ऋणी तत्वों के, ना, विद्युत ऋणी तत्वों के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन अपचयन कहलाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट known as reduction,
ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, रिडक्शन। देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। कितनी चीज़ें होगी ऑक्सीकरण अपचयन में, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, फिर धनी तत्व का जुड़ना, धनी तत्व का निकलना, ऋणी तत्व का जुड़ना, ऋणी तत्व का निकलना, फिर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान क्या था, मतलब 5-6 हेडिंग्स है इसके अंदर, उन हेडिंग्स को कंप्लीट करेंगे, 5-6 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तो जाके आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट होगा। क्लियर बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। क्या है कि अपन ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्वेश्चन आ गया और आप एक अभिक्रिया लिख के आ गए और ख़त्म कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। नंबर पूरे चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने, तो ये सारा काम करना ही पड़ेगा। कैसे, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, ये सारी अभिक्रियाएं लिख के, ये सारी थ्योरी लिखोगे तो जाके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अपना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन की रिएक्शन बाकी है, ठीक है ना। तो जब भी अपने अगली क्लास होगी, इस अपचयन की रिएक्शन के साथ में अपन इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर पढ़ेंगे और उसके बाद उत्प्रेरक का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our economics class, and we had studied about economic development, and in the last lines, if you remember, that there are also certain new points or new dimensions of development that are included in we can say development. So first one is continuous development. Now to understand this, पहले तो आपको ये समझना होगा कंटिन्यूस का मीनिंग, लेकिन मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे आ जाऊंगा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहते हैं द डेवलपमेंट इन विच हम आज तो डेवलपमेंट करेंगे बट आवर डेवलपमेंट शुड बी लाइक दैट आवर फ्यूचर जनरेशन वुड नॉट हैव टू कंप्रोमाइज विद द रिसोर्सेज। आज ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को हम आज ही ख़त्म कर दें कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको रिसोर्सेज नहीं मिले। हमको इस तरीके से यूज़ करना है उन रिसोर्सेज को सो दैट हमारा आज का डेवलपमेंट भी नहीं रुके, एट द सेम टाइम हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी उन रिसोर्सेज से कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एंड एवरीथिंग। इसमें क्या है, वी प्रेडिक्ट दैट, नॉट वी बट साइंटिस्ट एक्चुअली प्रेडिक्ट दैट दे विल बी डिप्लेटेड और फिनिश्ड अप टू 2050, 2050 तक ये खत्म हो जाएंगे। नाउ इज दैट ट्रू? No, it is not completely true. It's just an estimate that if we use these fossil fuels at the current rate, जैसे आज यूज़ कर रहे हैं या पिछले 10 सालों में यूज़ कर रहे थे तो वो ख़त्म होंगे। But now what we have done, we have started skipping ourselves. We have started using alternates of these, कि भाई पेट्रोल और डीजल की जगह जैसे ट्रेन्स डीजल इंजन जो होते थे, now they are replaced by electric engines, ठीक है। मशीनरीज जो इंडस्ट्रियल जो थी दैट यूज टू वर्क विथ फॉसिल फ्यूल, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। केरोसिन, उसको हमने एलपीजी से चेंज कर दिया। सो दीज अल्टरनेटिव्स व्हाट वी हैव सब्सटीट्यूटेड दिस थिंग्स, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोडिक्शन ये होगा कि अब उनको 2050 तक खत्म नहीं होगा, मे बी इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग, वो लंबे तक चलेंगे। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ ये आती है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है, सपोज रिसाइकलिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपको माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको नया आयरन और नया एल्यूमिनियम और ये आपको बॉक्साइट आपको नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट हैं। ओके, सो लेट्स रीड इट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट इज वन विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम। आज के ज़माने की, आज के समय की हमारी मांग पूरी कर लेगा, डिमांड पूरी कर लेगा। एट द सेम टाइम देखिए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ी की जो जनरेशन है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, समझौता नहीं करना पड़ेगा कि चलो आज हमारे पास ये नहीं जिससे काम चला लेंगे। उनको वो चीज़ उस एट दैट टाइम वो उपलब्ध होगी। दिस इज सच एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ डन विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऐसा डेवलपमेंट है जो नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? क्योंकि अभी हम लोग नए की ज़रूरत ही नहीं है, जो है उसको रिसाइकल करेंगे या उसको सस्टेनेबली यूज़ करेंगे।
इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज डन, ऐसा डेवलपमेंट जो कैसे किया जाता है, वाइल मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि वो उसका फ्लो बना रहे। ऐसा नहीं फ्लो कब खत्म होगा, टंकी में पानी, नल में पानी कब खत्म होगा, जब टंकी में पानी खत्म हो जाएगा। तो दैट इज़ फ्लो, कि अगर कहीं रिजर्व है, कहीं रिजर्वायर्स है, कहीं वो उसका भराव है, तो वो खत्म होगा तब वो फ्लो बंद होगा, तो फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, इज नोन एज कंटिन्यूस डेवलपमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड वन, एसिमिलेटेड डेवलपमेंट। एसिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब देखिए, मैं इसको हिंदी वर्ड समझता हूँ, आत्मसात किया हुआ विकास। ना व्हाट इज आत्मसात? देखिए आत्मसात के आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, आत्मनिर्भर, आत्मसात, है ना। आत्म का मतलब होता है मैं, सेल्फ। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट, बहुत सारे कंट्रीज देखते हैं कि हम लोग जहाँ पर पॉवर्टी है या लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के लाइफ जो है वो अपनी जी रहे हैं। ना वाई इट इज़ सो, वो इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो लास्ट यूनिट यानी सबसे छोटे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। तो हमको ऐसा डेवलपमेंट करना होगा जो पॉवर्टी तक पहुंचे, या जो रिच है, पुअर है, मेल है, फीमेल है, विच एवर कास्ट क्रीड दे बिलोंग, किसी भी बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक जो विकास पहुंचेगा उसी को एसिमिलेटेड डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो लास्ट यूनिट तक पहुंचना चाहिए। देखिए इसको, एसिमिलेटेड डेवलपमेंट एंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्ग तक वो पहुंचे। ड्यू टू जेंडर, लिंग के कारण, लिंग्विस्टिक, भाषा के कारण, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, क्षेत्रीय भेदभाव के कारण, एंड ड्यू टू पॉवर्टी या गरीबी के कारण, एंड फिजिकल इनेबिलिटी या शारीरिक असक्षमता के कारण, मैनी पीपल रिमेन डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसलिए आर्थिक विकास से वो वंचित रह जाते हैं। ये सारे कारण हैं। क्या क्या रीजंस है, वापस बोलेंगे एक बार। ड्यू टू जेंडर मीन्स लिंग, सेकंड इज लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर, देन रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, क्षेत्रीय भेदभाव, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड फिजिकल इनेबिलिटी, और शारीरिक असक्षमता के कारण कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। Assimilated development emphasis on the including the deprived section of society in the mainstream of development. वो मेन स्ट्रीम जो है डेवलपमेंट की वहाँ तक जा रहा है। दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विच एडवोकेट्स फॉर इक्वलिटी ऑफ इनकम, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ह्यूमन राइट्स इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर समानता, आर्थिक समानता, उसके अंदर अधिकारों की समानता, सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। Now we move on to next topic and that is human development. अब human development में क्या कहा गया है ये देखेंगे। ये वापस एक बार रिवाइज हो रहा है, इसलिए रिवाइज हो रहा है क्योंकि ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इमर्ज फ्रॉम द लॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन ईयर 1990। 1990 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ एंड दैट वाज लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशंस। और कौन थे? इन द प्रेसिडेंसी ऑफ महबूब अल हक। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन इंडेक्स को सेट किया। और कौन सा क्या सेट किया? ही सेट 3 एक्सपांसिव डायमेंशंस, अंडरलाइन करना। फर्स्ट वन इज नॉलेज, सेकंड वन इज हेल्थ, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का आधार, जीने का, पर कैपिटा इनकम। इसी के आधार पर हम ये माना गया कि अब यहाँ पे आपको समझना है। तो इस इंडेक्स ने क्या किया? दिस इंडेक्स ट्रांसफॉर्म द इश्यू ऑफ डेवलपमेंट फॉर मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। क्योंकि इसी इंडेक्स की वजह से जो पहले हम केंद्रित कहाँ थे? अर्थ केंद्रित थे, पैसा हमारा फोकस था, अब वो चेंज टू ह्यूमन बीइंग। दिस इज एन इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स टू मेजर द लेवल ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र का अगर वेलफेयर और डेवलपमेंट चेक करना हो तो इसी से करना है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया। नाउ व्हाट इज प्लानिंग? घर में अगर हमारा शादी होती है, घर में अगर हमारा बर्थडे पार्टी होती है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट वन, वी मेक अ रोड मैप, हम इसका रोड मैप बनाते हैं, या हम एक प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या प्लान करते हैं? कि कितने मेहमानों को बुलाना है, क्या बनाएंगे, हमारा बजट कितना है, हमारे पास जगह कितनी है, या कितने बजे आयोजित होगा, कौन कौन आ पाएगा, कौन कौन नहीं आ पाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर विचार होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन दिस कंसर्न टॉक अबाउट अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देश की बात करेंगे जहाँ पर इतनी जोग्राफिकल कंडीशन है, यहाँ पे इतने लिंग्विस्टिक वेरिएशंस है, यहाँ पे इतने रीजन्स में है, इतने वेराइटी ऑफ रिलीजन्स हैं, इतने अलग अलग धर्म हैं,
और ऐसे स्थिति में आकर के एक प्लानिंग कैसे बनाना, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, देखिए वी यूज टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज इन सच मैनर, हम इन सभी रिसोर्सेज को, संसाधनों को इस तरीके से यूज करते हैं दैट वी कैन परफॉर्म मैक्सिमम वर्क बाय सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हम उन रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उपयोग कर सके। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन, अगर आपको कोई भी फैमिली फंक्शन कंडक्ट करना है तो क्या करते हैं, वी फर्स्टली फॉर्म इट्स रोड मैप, हम उसकी पहले ऊपरी प्लानिंग बनाते हैं। आफ्टर दिस द पर्सन और फैमिली मेक्स एफर्ट टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और हमारे पास जो संसाधन है ना, घर छोटा है तो क्या कहेंगे कि टेरेस पे बना लेंगे, तो अपने या हॉल में कर लेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट वे करते हैं हमारे रिसोर्सेज को यूज करने का, जस्ट लाइक अ पर्सन और फैमिली। और ठीक एक व्यक्ति या उस फैमिली की तरफ, अ नेशन ऑल्सो wants to fulfill various objectives by using its resources in best possible way, एक राष्ट्र भी अपने सारे संसाधनों का बेस्ट उपयोग करने की कोशिश करता है। प्लानिंग इज सच ए टेक्निक, तो प्लानिंग क्या है, इट इज अ टेक्निक इन विच एफर्ट इज मेड टू फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज अबव वेरियस टारगेट्स विच आर फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड यूज देम टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो संसाधन हैं, उनको सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, कहाँ यूज़ किया जाए, किन के लिए यूज़ किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए। तो सारे सवालों को ध्यान में रख करके हम उसको यूज़ करते हैं। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्टली इट हैज़ प्री डिफाइंड एम्स, पहले से उसके हम लक्ष्य तय करते हैं। असाइन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि भाई सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी है। जैसे अभी जब इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या थी, कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें हमारे देश को खाद्यान्न के मामले में पहले तो सबसे पहले टारगेट रखा गया कि किसके लिए यूज़ करेंगे सारे रिसोर्सेज, तो आया था कृषि के लिए, ताकि पहली नीड क्या है कि लोगों का पेट भरना। तो ये चीज़ थी, क्योंकि एट दैट टाइम आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद में, विभाजन के बाद में, सारे अन्न उत्पादक क्षेत्र जो थे सिंध प्रांत के, वो पाकिस्तान में चले गए थे। सो पहले हम तो यहाँ पे ये होता है बेसिस तय करना होता है कि कौन से आधार पर हमको प्लानिंग करनी है। देन सेकेंडली एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज डन, पहला ये पता किया जाता है कि ज़रूरत कहाँ पे, और दूसरा फिर ये होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं। थर्डली आफ्टर एस्टिमेशन, एक बार हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, दिस अवेलेबल रिसोर्सेज आर फेवरेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन वेरियस टारगेट्स, और फिर इन रिसोर्सेज को बांटा जाता है उन लक्ष्य को अर्जित करने के लिए। ऑल्दो देर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, हालांकि प्लानिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस है, येट इन अ सिंपल लैंग्वेज इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग रिफर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द साइंस ऑफ द यूजिंग, देखिए मैं इसको पूरा बताता हूँ मैं आपको, अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्स टू अचीव डिजायर्ड टारगेट। कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, कि हमारे लक्ष्य को अर्जित करने के लिए जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करना है, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। द सेंट्रल अथॉरिटी टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब केंद्र सरकार। द सेंट्रल अथॉरिटी डिटरमाइंस द स्पीड, डायरेक्शन, मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो ये जो थी हमारी उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से प्लानिंग से पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। आज हम पढ़ेंगे हैं जोहड़। टांका तक हो गया, नाड़ी हो गई, अब है जोहड़। जोहड़ शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र हमें देखो याद रखना, शेखावटी शब्द आते ही शेखावटी के अंदर क्षेत्र आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये तीन चीज़ें याद रखनी है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन तीनों को मिलाकर ही शेखावटी क्षेत्र आता है, जो हरियाणा के पास और पंजाब के पास का क्षेत्र है। ठीक है ना, जैसे हरियाणा का ही आता है क्योंकि पंजाब का तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर आ जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र अपने को याद ये रखना है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, याद रहेगा ना। ठीक है, तो जोहड़ होता है टांके के समान ही होता है। ठीक है ना, मैं चित्र द्वारा ही समझा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। टांके जैसा ही होता है, वही खड्डा खोद दिया जाता है, उसके चारों तरफ मिट्टी का या पत्थर का लेप कर दिया जाता है, परंतु जोहड़ खुला रखा जाता है।
टाँका क्या कर दिया जाता है, मतलब वो टंकी के जैसी टाँका होता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, परंतु इसको खुला रखा जाता है। ये चित्र दोनों देखो, ये गोल आकार का है जोहड़ और ये है चौरस आकार का है जोहड़, ठीक है। इसको गोल ऐसे देखो ऊपर उठा के बना दिया गया और पानी जाने के लिए एक रास्ता दे दिया जाता है जिसके अंदर वर्षा ऋतु का पानी अंदर जाता रहे, अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये जोहड़ कहलाते हैं और ये अधिकतर पाए जाते हैं शेखावटी क्षेत्र में। और शेखावटी क्षेत्र कौन सा हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला, ठीक है। गोलाकार भी होता है जिसमें बहते हुए वर्षा जल को आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं और मानव के पेयजल का उत्तम स्रोत है। एक नाली बनाई जाती है ऐसे मुड़ावदा जिसमें मिट्टी कम जाए और अच्छा पानी उसके अंदर जाता रहे। फिर है बेरी या छोटी कुई, ठीक है ना। ये भी मतलब वो तालाब जैसा ही होता है परंतु उसका छोटा रूप कह सकते हैं, ठीक है ना। खड़ीन का इनका छोटा रूप कह सकते हैं बेरी को। ये पश्चिमी राजस्थान में तालाब व खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसके व्यास 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है। इसमें भूमिगत जल रिस कर आता है जिसके उपयोग ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा गया है, ये याद है, ठीक है। राजस्थान में बेरिया बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि बेरिया कहाँ पाई जाती है, तो बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। तालाब या खड़ीन जैसे मतलब वहाँ क्या होता है, रेत होती है, रेत के धोरे मतलब रेत उड़ती है, ठीक है। तो रेत क्या है, एक टीला यहाँ बनता है, एक टीला यहाँ बनता है, तो 2 टीलों के बीच में गड्ढा बन जाता है, ठीक है। वहाँ गड्ढे में क्या करते हैं ये, फिर बहुत सारी ऐसे पहाड़ी छोटे छोटे बन जाते हैं, तो वहाँ पर ये गड्ढा खोद कर उसके लेप वेप करके 5 से 6 मीटर उसको खोद कर बना देते हैं। तो जिसमें पानी क्या है, रिस के उसमें पानी आता रहता है, तो उसमें पानी भरता रहता है। वर्षा ऋतु में भी आ जाता है या फिर वहाँ से ऊपर से धीरे धीरे रेत में से जो पानी निकलता है तो वो उसमें स्टोर हो जाता है। वहाँ पर भी बनाया जाता है। और उसके अलावा जहाँ समतल मैदान है वहाँ पर भी गड्ढे खोद कर यही तरीका अपनाया जाता है। अब है खड़ीन। खड़ीन का यही है, वही तरीका है। इसमें तो देखो बेरी में तो क्या किया जाता है कि खड्डा वहीं पर मिट्टी का लेप किया जाता है, परंतु खड़ीन में क्या करते हैं, जब पहाड़ी से अगर पानी उतर रहा है तो उस पानी को रोकने के लिए एक दीवार बना दी जाती है, ठीक है ना। अपने जैसे एनीगेट कह सकते हैं, एनीगेट की तरह है या फिर बांध की तरह है। बांध में बड़ा विशाल रूप होता है, पर इसमें छोटा सा क्या करते हैं, एक पत्थर की पूरी 2 पहाड़ियों के बीच में रोकने के लिए एक पत्थर की एक पूरी ऐसी दीवार बना दी जाती है जिसमें पानी रुक जाता है, वो कहलाता है खड़ीन। और ये पाई जाती है जैसलमेर में। इसमें पढ़ लेते हैं। जैसलमेर में जिले के मध्य काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ एक मुख्य जाति का नाम लिया गया है, पालीवाल ब्राह्मण। तो ये याद रखना है, खड़ीन शब्द आता है तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण का नाम याद रखना है। जल प्रबंधन के लिए ऐसी तकनीक है जो कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई। इसमें पहाड़ी भागों में, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची या पक्की मेड़ वही दीवार रोकने के लिए बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे इससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल की वृद्धि, मिट्टी संरक्षण, मिट्टी में नमी बनी रहती है, इससे रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती। साथ ही इसके किनारों और आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्मकालीन पेयजल मिलता है। मतलब देखो पानी अगर जमीन में अगर भरा हुआ है तो जमीन में भी पानी उपलब्ध रहता है। ये इस खड़ीन का एक फोटो है, जिसे देखो ये 2 पहाड़ी वाला पानी आ रहा है तो इस जगह दीवार बनाकर इसको रोक दिया है। ठीक है। राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंध परंपरागत रहा है क्योंकि अकाल और सूखे की
आशंका यहाँ पर बनी रहती है। देखो राजस्थान में ये सर्वाधिक क्यों बनाए, क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान में ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। इस कारण से जल संरक्षण का कार्य सर्वाधिक राजस्थान में हुआ है। प्राचीन परंपरागत रूप से अपन माने तो वर्तमान में भी हो ही रहा है, वर्तमान में सभी जगह हो ही रहा है, परंतु अगर परंपरागत रूप से अपन माने तो राजस्थान में सर्वाधिक इसका किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।